में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2 से ज्यादा संतान वालों पर लगी रोक हटाने और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य न करने पर सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया। कांग्रेस विधायक के सवाल पर सरकार ने लिखित में जवाब दिया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। सरकार अनपढ़ लोगों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक लगाने नहीं जा रही है। इसके साथ ही 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की जो पाबंदी थी उसे हटाने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है जो कि प्रक्रिया अधीन है। पंचायत चुनाव में होने जा रहा बदलाव, 2 संतान नियम हटाने की तैयारी, अनपढ़ों को चुनाव लड़ने की छूट। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भजनलाल सरकार 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही अनपढ़ उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस मामले में सरकार ने विधानसभा में पहली बार लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस विधायक पूजाराम गोदारा के 2 सवाल के जवाब में सरकार ने लिखित जवाब दिया। सरकार ने पहली बार लिखित में दोनों मुद्दों पर जवाब दिया है। पूजाराम गोदारा ने सवाल किया था कि क्या सरकार नगर निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार रखती है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब में लिखा गया कि सरकार का नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और धारा 21 में प्रावधान है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है। 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने वाले प्रावधान के सवाल के जवाब में लिखा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के प्रावधानों के संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है जो प्रक्रियाधीन है। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उन लोगों का निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिसको फौलाद के साचे में डलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त आंख में आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। पंचायत चुनाव का मौजूदा प्लान क्या है? तो सरकार ने पंचायती राज और नगरपालिका कानूनों में संशोधन किया है। 1995 में 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया। 27 नवंबर 1995 के बाद 3 बच्चे होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता था। गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ने पर पद चला जाता है, जेल भी होती है। अधिनियम की धारा 24 में डिस्क्वालीफाई के प्रावधान में इसे जोड़ा हुआ है। 27 नवंबर 1995 से पहले कितने ही बच्चे हों उसे चुनाव लड़ने की छूट है। संशोधन से पहले 1 बच्चा है, दूसरी बार में जुड़वा होने पर चुनाव लड़ने पर छूट। जुड़वा बच्चों को एक ही इकाई माना जाएगा। किसी के 3 बच्चे हैं और 1 बच्चा गोद दे दिया गया है तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा। ये नियम 30 साल पहले 1994-95 में बना था। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में पंचायती राज अधिनियम 1994 में इसे बनाया गया था। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि 2 से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला प्रावधान जल्द हटाया जा सकता है। इस बारे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी जा चुकी है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। संशोधन लागू होने के बाद ऐसे उम्मीदवार भी सरपंच, प्रधान और मेयर जैसे पदों के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। साध्वी प्रेम बाईसा मौत केस में अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एफएसएल रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट से सच सामने आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में 3 किरदार सबसे अहम है। साध्वी के पिता, इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर और आश्रम का सेवादार। तीनों के बयान अलग अलग हैं और यही विरोधाभास अब जांच का केंद्र बन गया है। देखिए रिपोर्ट। साध्वी की डेथ मिस्ट्री कितनी उलझी, अब बिसरा रिपोर्ट से होगा बड़ा खुलासा। एफएसएल जांच से जल्द सच सामने आएगा। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, एक साध्वी, एक आश्रम और सवालों के घेरे का ऐसा जाल जो हर दिन और उलझता जा रहा है। अब इस केस में सच सामने लाने की तैयारी है। एफएसएल रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट तय करेंगी मौत का सच। साध्वी की मौत संदिग्ध हालत में हुई। पोस्टमार्टम हुआ, 2 इंजेक्शन की शीशियां मिली, एक डेक्सोना और दूसरी अस्थालीन। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। इस केस का पहला और सबसे भावनात्मक किरदार साध्वी का पिता। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी,
न अस्थमा न किसी गंभीर बीमारी की जानकारी। पिता का साफ कहना है कि इंजेक्शन की वजह से बेटी साध्वी की मौत हुई। दूसरा किरदार इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर। दूसरा सबसे अहम किरदार इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर है। कंपाउंडर का दावा है कि साध्वी को दिक्कत थी इसलिए इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि किसके कहने पर इंजेक्शन लगाया गया, डॉक्टर की सलाह थी या नहीं, और इंजेक्शन की डोज कितनी थी। तीसरा किरदार आश्रम का सेवादार। आश्रम का सेवादार और पिता के बयान में विरोधाभास सामने आया। कभी समय को लेकर फर्क तो कभी इंजेक्शन लगाने की जानकारी में बदलाव। यही सेवादार मौत के वक्त साध्वी के सबसे करीब था। पिछले दिनों जोधपुर में हुई साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड ने विसरा फॉरेंसिक लैब को भिजवाया गया है। अब फॉरेंसिक लैब में किस तरह से उनकी जांच की जा रही है और कौन कौन सी जांच की जा रही है, पुलिस की नजर दोनों सबसे अहम रिपोर्ट्स पर है। एफएसएल रिपोर्ट बताएगी इंजेक्शन या किसी और केमिकल की मौजूदगी। विसरा रिपोर्ट से खुलेगी मौत की असली वजह। 3 किरदार, 3 अलग अलग बयान और अब रिपोर्ट्स। साध्वी की मौत हादसा थी या साजिश, इसका फैसला अब वैज्ञानिक सबूत करेंगे। सच से सामना बस कुछ रिपोर्ट्स की दूरी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो 2 रिपोर्ट और 3 किरदार जिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जांच का केंद्र जो है वो 2 रिपोर्ट और ये 3 किरदार जो हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताए हैं, ये जांच का केंद्र बन गया। और उम्मीद है जैसे ही विसरा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट आती है उसके बाद चीज़ें और साफ हो जाएंगी और जो साध्वी की डेथ मिस्ट्री है वो सुलझ यहाँ सकती है। तो विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, एफएसएल जांच से सामना जल्द सामने आएगा। आपको बता दें कि जो कंपाउंडर है उसने अलग बयान दिया, साध्वी के पिता का अलग बयान सामने आया और उसके अलावा जो सेवादार है उसका बयान अलग, जिसके बाद ये जांच जो है इन तीनों किरदार पर